हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इससे पहले आज से पहले मैं 3 क्लासेस ले चुका हूं इंडियन पॉलिटी की, और मैंने आपसे जो कमिटमेंट किया था कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube पे बहुत डिटेल्स और बहुत अच्छे से पूरी की पूरी पॉलिटी पढ़ाऊंगा। तो इसी क्रम में आज मैं चौथी क्लास लेकर आया हूं। आप जैसे कि देख भी रहे होंगे, अगर जो बच्चे जिन्होंने पहले मेरी क्लासेस ली हैं तो उनको तो समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। जिन्होंने अभी तक कोई क्लास नहीं ली है तो वो इससे पहले की जो 3 क्लासेस है उनको जरूर देखें, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस से पूरा पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी समझने में। ठीक है बच्चे? तो और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके मुझे बिल्कुल बताओ, मैं उस चीज पे तुरंत काम करूंगा। ठीक है बच्चे, चलो फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वो है चार्टर एक्ट 1833 और 1853। ठीक है ना? अच्छा, अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कि जितने भी भारत के आजाद होने से पहले अंग्रेजों ने जितने भी भारत में एक्ट लाए थे, है ना, जो अधिनियम लाए थे, हमारा जो टॉपिक है वो वही है कि वो अधिनियम क्या थे और उसमें क्या क्या चीजें दी गई थी या बताई गई थी। ठीक है भाई, क्या लागू की गई थी। तो यहाँ पे देखेंगे तो लिखा है चार्टर एक्ट 1833 और 1853। तो चूंकि एक्ट बहुत सारे हैं, मैंने आपको बताया ना कि 1773 में जब पहला एक्ट आया और तब से लेकर 1947 तक, है ना, बहुत सारे एक्ट आए। तो इतने सारे एक्ट को अगर मैं किसी एक लेक्चर में कवर करूंगा तो वो क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी। तो मैं इनको छोटे छोटे अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है बच्चे? तो इसलिए छोटी छोटी क्लासेस है। आज मैंने जो एक्ट उठाया वो 2 एक्ट है, एक है 1833 का और उसके बाद अगला जो एक्ट आया वो है 1853 का। सीक्वेंस में चल रहे हैं, बिल्कुल क्रम से चल रहे हैं। ठीक है? तो बच्चे यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले 1833 का एक्ट था क्या। देखो, पिछली क्लास में जो मैंने आपको एक्ट पढ़ाया था वो था 1813 का एक्ट। जो हमारा आखिरी एक्ट था अभी तक वो कौन सा था, 1813 का। उस एक्ट में मैंने आपको बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लाइसेंस था, जो अधिकार पत्र था, उसको रिन्यू कर दिया गया था और यानी कि कैसे से आगे बढ़ा दिया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो महारानी के द्वारा किया गया था। कितने साल के लिए? तो 20 साल के लिए। बच्चे, इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, 1813 में जब 20 साल के लिए, है ना, लाइसेंस रिन्यू किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो क्या हुआ, हम पहुंच गए 1833 में। और 1833 का जो एक्ट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आज हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है? देखो क्या क्या घटनाएं हुई 1853 का जो एक्ट है। 2 एक्ट है यहाँ पे, पहले मैं 1853 की बात करूंगा, फिर मैं 1813 की बात करूंगा। अच्छा, मैं हमेशा, आपने देखा होगा मेरी जितनी भी क्लासेस है, मैं हमेशा राइट हैंड साइड से लिखने की कोशिश करता हूं, जिससे क्या है कि जब मैं इस तरह से आपको पढ़ाता हुआ आगे बढ़ूंगा तो आपको देखने में दिक्कत नहीं आएगी। तो इसीलिए मैं लेफ्ट की बजाय राइट से शुरू करता हूं अपनी क्लासेस को। इतना ठीक है? चलो फिर, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आज का जो हमारा पहला एक्ट है वो है चार्टर एक्ट 1833। ठीक है? चार्टर एक्ट 1833, इसको पहले हम कवर करेंगे। तो इसमें देखो बच्चे, सबसे पहले क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी से, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, कि पहला जो पॉइंट है वो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से, ठीक है, व्यापार के अधिकार छीन लिए गए। ठीक है? तो पहली जो मैंने आपको कंडीशन बताई है वो क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार के अधिकार छीन लिए गए। अब इसको क्या है, इसका मतलब बताता हूं। देखो, मैंने आपको बताया था कि भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, है ना, उसने अपना व्यापार शुरू कर दिया, महारानी से परमिशन मिल गई, धीरे धीरे करके ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे उन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया। अच्छा, भारत पर जब कब्जा किया तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता दूं, भारत पर जो शासन किया गया ना बच्चे, वो दो अलग अलग कैटेगरी में किया गया। कौन कौन सी है? तो देखो, सबसे पहली जो कैटेगरी है, यहाँ पे मैं आपको साइड में बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है? यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा। देखो, पहला क्या है, सन 1773, है ना, से लेकर, ठीक है, सन 1800, जो लास्ट एक्ट आया ना 1853 वाला, है ना, यहाँ पे ध्यान समझेंगे मैंने क्या बताया, या इसको 53 की बजाय यहाँ पे थोड़ी देर के लिए 58 कर लो, 58। अभी मैं बता रहा हूं क्यों। ठीक है? ध्यान से समझो मैंने क्या बताया, सन 1773 से लेके 1858 तक, है ना, जो शासन भारत पर किया है वो किसने किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया।
EIC का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। मेरी बात को ध्यान समझना, मैं क्या बता रहा हूं। मैंने बताया सन 1773 से लेके, है ना, जो कि पहला एक्ट आया था ना 1773 में, से लेकर 1858 तक भारत पर जो शासन किया वो किसने किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अंग्रेजों ने किया, ठीक है ना। और इसके बाद दूसरी जो कंडीशन है वो है 1858 से लेकर, है ना, और 1947 तक, जब देश हमारा आजाद हुआ, ये जो शासन हुआ है ये बच्चे किसने किया है? तो ये किया है ब्रिटिश क्राउन ने, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? देखो भारत पर जितना भी शासन हुआ अंग्रेजों ने किया। अच्छा, अंग्रेजों ने किया यानी कि ब्रिटेन में बैठे हुए जो सुपर पावर थे, जो सबसे बड़े लोग थे, जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और वहां की जो महारानी हुआ करती थी, है ना कहीं सबसे ऊपर तो वही थे, तो उन्हीं के माध्यम से हो रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सन 1773 से 1858 तक जो भारत में शासन हुआ है वो अंग्रेजों ने किया, लेकिन कैसे? ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। और 1858 से 1947 तक जो शासन हुआ है वो ब्रिटिश क्राउन के माध्यम से, यानी कि ब्रिटिश क्राउन किसे कहते हैं? महारानी। देखो क्राउन मींस क्या होता है? मुकुट, और मुकुट कौन पहनता है? राजा महाराजा, रानी महारानी पहनती हैं, ठीक है ना। तो इसको ताज का शासन कहा गया, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कहा गया है ना। इसका ये मतलब हुआ कि पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से शासन किया जा रहा था, लेकिन बाद में महारानी ने या ब्रिटिश सरकार ने वो शासन डायरेक्ट अपने हाथों में ले लिया, ठीक है, डायरेक्ट अपने हाथों में ले लिया। तो ये बात है यहाँ पे। अब इसी चीज को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब थोड़ा ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया, क्या बताया? कि भारत में जब अंग्रेज आए, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया, तो एक्चुअल में वास्तव में ईस्ट इंडिया कंपनी का काम था क्या? मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के दो प्रमुख काम थे। क्या? एक भारत में व्यापार करना और दूसरा भारत में शासन करना। इतनी बात सबको समझ आ गई? देखो बहुत ही आराम से, बहुत क्लियर मैं आपको बता रहा हूं। अगर मेरी क्लासेस को आप ध्यान से देखेंगे ना, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने देखो फिर क्या बताया आपको कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिर्फ दो ही काम थे। क्या? एक भारत में व्यापार करना और दूसरा भारत में शासन करना। अब देखो क्या हुआ कि यहां पर हम ध्यान से देख रहे हैं कि जो हमारा चार्टर एक्ट आया 1833 का जब चार्टर एक्ट आया, है ना, तो इस एक्ट में क्या किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार के अधिकार छीन लिए गए, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार के अधिकार छीन लिए गए। ये बात सबको समझ आई? मैंने क्या बताया? ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार के अधिकार छीन लिए गए। अच्छा, आप खुद सोचो जरा कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार के अधिकार छीन लिए गए, है ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या काम बचा होगा? भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दो ही काम थे, भारत में व्यापार करना और भारत में शासन करना। तो अगर ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार के अधिकार छीन लिए गए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या बचा? सिर्फ भारत में शासन करना, ठीक है। यानी कि 1833 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सिर्फ एक ही काम बचा था, वो था भारत में शासन करना। व्यापार के अधिकार छीन लिए गए। अब ये अधिकार छीने किसने? तो सीधी सी बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी से अधिकार छीने गए हैं, उसका पावर किसके पास था? वो था ब्रिटिश सरकार और महारानी के पास। जब मैं ब्रिटिश सरकार बोल रहा हूं तो इसका मतलब है कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री, उनकी मंत्रिमंडल और इसके साथ साथ महारानी, क्योंकि ब्रिटेन में महारानी राष्ट्रपति की हैसियत से काम करती है। ये बात समझ आ गई है ना। तो ब्रिटेन में क्या वो महारानी और वहां के प्रधानमंत्री ने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार के अधिकार छीन लिए और छीनकर किसको दे दिए? किसी को नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार के अधिकार छीनकर अपने हाथ में ले लिए। यानी कि भारत में जो व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से किया जा रहा था, अब वह व्यापार डायरेक्ट ब्रिटेन की जो सरकार है वो भारत में करने लगी, ठीक है। इसको अब ऐसे समझेंगे, जैसे पिछले दिनों में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मान लो कि जैसे जो रिलायंस कंपनी है, मुकेश अंबानी की कंपनी है ना, मान लो कि वो किसी दूसरे देश में काम कर रही है, तो भारत सरकार क्या करेगी? भारत सरकार जो जियो है या रिलायंस है, जो कंपनी है ना, उससे वो सारे अधिकार छीन लेगी कि तुम अब व्यापार नहीं करोगे, और व्यापार अब कौन कर रहा? भारत सरकार डायरेक्ट करने लगी वहां पे। इस तरह से मैंने एग्जांपल करके आपको बताया था, ठीक है। तो यह बात समझ आई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार के अधिकार छीन लिए गए, है ना। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में काम था वो सिर्फ शासन करना रह गया था, है ना। और ये अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से छीने गए तो ये डायरेक्ट किसके पास चले गए? ब्रिटिश क्राउन के पास चले गए, या ब्रिटेन की जो सरकार थी उसके पास चले गए, ब्रिटिश सरकार के पास। इतना पॉइंट सबको क्लियर हुआ? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। दूसरी बच्चे कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है, ठीक है, कि बंगाल, ठीक है, का जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर, ठीक है, जनरल, ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, इसे, है ना, अब भारत का, ठीक है, गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल बना दिया गया। मेरी बात को बारीकी समझना। मैंने क्या बताया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था
उसे अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखो फिर समझो, 1833 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है, ध्यान रखना। 1773 के बाद सबसे ज्यादा जो चीजें आई हैं वो इसी एक्ट में आई हैं, इसीलिए मैं इसको बड़ा आराम से अलग से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। बंगाल का जो 1833 के एक्ट में क्या आया कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, अब इसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। फिर देखो, आपने जब 1773 का एक्ट पढ़ा था, उसमें क्या हुआ था कि बंगाल का जो गवर्नर था उसे बंगाल का ही गवर्नर जनरल बनाया गया था। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, और अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मेरी बात समझ रहे हो ना, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसका ये मतलब हो गया कि आप इसको आमतौर पर ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी एक राज्य का मुख्यमंत्री है, मान लो यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, किसी भी एक राज्य का जो मुख्यमंत्री है उसे पूरे देश का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। मेरी बात समझ लो, यानी कि वो प्रधानमंत्री के हैसियत से काम करने लगे, तो इससे क्या होगा, उसका पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, और उसका बच्चे पावर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया, बहुत ज्यादा पावर दे दिया गया। इतनी बात मेरी समझ आ रही। और क्या हुआ कि इस एक्ट के तहत भारत में जो पहले गवर्नर जनरल बने, तो उनका नाम क्या था, उनका नाम था लॉर्ड विलियम, ठीक है, बेंटिक, ठीक है। क्या नाम था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, ये क्या थे, ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और इसके तहत क्या हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले क्या बने, गवर्नर जनरल बने, ठीक है। और ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ही थे जिन्होंने भारत में क्या खत्म किया था, सती प्रथा खत्म। सती प्रथा एक बहुत बड़ी बुराई थी, सती प्रथा को इन्होंने ही खत्म किया था, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से इन्होंने ही खत्म किया था। ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। तो यहां तक अगर किसी बच्चों को कोई दिक्कत हो तो बताओ, चलो फिर आगे बढ़े। अच्छा, अब क्या हुआ कि आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट यह है कि जब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी कि इसके पावर को बढ़ा दिया गया, तो मैंने आपको बताया था कि दो प्रेसिडेंसी उस समय हुआ करती थी, ठीक है। एक प्रेसिडेंसी थी बॉम्बे, ठीक है, और दूसरी प्रेसिडेंसी कौन सी थी, वो थी मद्रास, ठीक है। मैंने याद आपको पहले ही बताई थी, ठीक है। तो बॉम्बे और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी, है ना, इनकी परिषद बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की जो परिषद थी, परिषद कैसे कहते हैं, काउंसिल, है ना, जो टीम होती है। देखो बॉम्बे और मद्रास में भी तो गवर्नर का पद था, गवर्नर का, है ना, और उस गवर्नर की जो टीम होती थी, जो कैबिनेट होती थी, जो मंत्रिमंडल होता था, उसे परिषद कहते थे। और बॉम्बे और मद्रास का जो परिषद था, है ना, उससे क्या हुआ कि विधि बनाने के अधिकार छीन लिए, ठीक है ना, विधि बनाने के अधिकार क्या हुआ, छीन लिए। अब इसका क्या मतलब मैं बताता हूं, देखो इसका ये मतलब हुआ कि हुआ क्या भाई, जैसे पहले क्या होता था कि बॉम्बे और मद्रास दोनों में क्या होता था, एक एक गवर्नर का पद था, और वो गवर्नर और उसकी जो परिषद होती थी वो अपने इलाके के लिए क्या बनाते थे, विधि, यानी कि कानून बनाते थे। विधि का मतलब क्या होता है, कानून। लेकिन जब क्या किया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर और उनकी परिषद से ये अधिकार छीन लिए गए, किसी के, कानून बनाने के, और ये अधिकार किसे दे दिए गए, बंगाल नहीं बल्कि देंगे भारत के गवर्नर जनरल को, ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल को अधिकार दे दिया कि अब वही कानून बनाएगा, है ना। किसी कोई समझ दिक्कत आ रही तो पूछ लेना। देखो पॉलिटी थोड़ा टेढ़ा सब्जेक्ट है, उसको बारीकी से समझना पड़ता है, एक एक शब्द पे ध्यान देना, ठीक है। मैंने क्या बताया कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और इसी को अधिकार दे दिया कि वो बॉम्बे और मद्रास के लिए भी क्या बनाएगा, कानून बनाएगा, यानी कि विधि बनाएगा। ये बात सबको समझ आ गई, ठीक है। आगे बढ़े, अगला पॉइंट है बच्चे कि दास प्रथा को खत्म कर दिया गया, दास, ठीक है, प्रथा। अब इसको बारीकी समझना। देखो दास प्रथा क्या होती थी, दास प्रथा का मतलब है कि जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है वो किसी की गुलामी कर रहा है, किसी का दास सेवक है ना, तो उसका जब बच्चा पैदा होगा तो वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, गुलाम बन जाएगा, ठीक है। जब वो बड़ा होगा तो पहले पिताजी गुलामी करते रहे किसी की, और जब वो बच्चा बड़ा होगा तो वो भी जन्म से ही क्या हो जाएगा, गुलाम कहलाएगा, और वो भी गुलामी करने लग जाएगा। तो ये भी एक कुरीति थी, एक बुरी प्रथा थी, है ना। तो कहा गया कि भाई ये गलत चीज है। अंग्रेजों ने कहा
तो अंग्रेजों ने देखो हमारे देश में कई सारी चीजें अच्छी भी की हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दास प्रथा को खत्म करने की घोषणा कर दी। और कब की? 1833 के चार्टर एक्ट में। देखिए 2 एक्ट यहाँ पे आपको पढ़नी है, मैं भी आपको पहले वाला पढ़ा रहा हूँ 1833 का, और जब ये खत्म हो जाएगा तब पढ़ाऊंगा 1853 का। ठीक है, तो क्या हुआ कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें दास प्रथा को खत्म करने की बात कही कि अनाउंस कर दिया गया कि दास प्रथा भैया अब खत्म। ठीक है, अब दास प्रथा ये सही नहीं है और इसको हम खत्म करने की घोषणा करते हैं, है ना। ये बात करते हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट में। लेकिन बच्चे हुआ क्या कि दास प्रथा खत्म करने की बात तो कही गई, लेकिन दास प्रथा वास्तव में उस समय खत्म नहीं हुई, उसको खत्म होने में 10 साल लग गए और टाइम आ गया 1843। ये ध्यान रखना। ठीक है, दास प्रथा, जैसे पेपर क्वेश्चन आ गया ना कि दास प्रथा जो है ये खत्म करने की बात किस एक्ट में कही गई, तो आंसर होगा 1833 के एक्ट में। लेकिन दास प्रथा खत्म हुई कब वास्तव में, तो वो 1843 में हुई, 1843 में हुई। ठीक है, किसी बच्चे को अगर यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ, आगे बढ़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि यहां पर ध्यान समझना, यहां पर एक बात और कही इस एक्ट में, क्या कि जो देश का गवर्नर जनरल था, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक बन चुके थे उस समय, है ना, तो देश का जो गवर्नर जनरल था उसे एक अधिकार दिया गया। और वो अधिकार क्या था? वो अधिकार था कि पूरे देश के लिए एक ही बजट बनाने का अधिकार, पूरे देश के लिए एक ही बजट बनाने का अधिकार। आप जानते हैं कि आज की तारीख में भी हमारे देश में हर साल बजट पेश किया जाता है सरकार के द्वारा, और जो बजट आता है तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ इस समय जो संघ का बजट है, यूनियन बजट है, यानी कि केंद्र सरकार जो बजट पेश करती है ना, तो एक वो बजट होता है, और जितने भी राज्य हैं वो अपना अपना बजट अलग पेश करते हैं। तो इस समय भी हमारे देश में केंद्र का बजट अलग होता है और राज्य का बजट अलग होता है। लेकिन 1833 की जो एक्ट में कानून आया उसमें कहा गया कि पूरे देश के लिए एक ही बजट होगा, और वो बजट बनाने का अधिकार किसे दिया गया? देश के गवर्नर जनरल को दिया गया। किसको दिया गया बच्चे? देश के गवर्नर जनरल को दिया गया। कोई समस्या तो बताओ, आगे बढ़े। अगली कंडीशन बच्चे क्या थी? अगला इसमें एक और कंडीशन आई, एक और चीज बताई गई, बड़ी अच्छी चीज थी। वो क्या थी? कहा गया कि कोई भी व्यक्ति, है ना, तो अगर वो जन्म से, है ना, जन्म से का मतलब जन्म स्थान के आधार पर हम कह सकते हैं, ठीक है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, ठीक है, आदि, इन आधार पर क्या होगा? किसी को भी ईस्ट इंडिया कंपनी में, है ना, मेरी बात समझ ना, क्या कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति, है ना, उसके साथ जन्म स्थान के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, नस्ल आदि के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रवेश करने से, यानी कि उसको भर्ती करने से वंचित नहीं किया जाएगा, यानी कि भेदभाव नहीं किया जाएगा, निषेध आया, यानी कि प्रोहिबिशन आ गया, मना कर दिया गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब इससे पहले क्या होता था कि अंग्रेज जब ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती करते थे ना, तो वो ये देखते थे कि जो व्यक्ति है वो कहां पे पैदा हुआ, उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका रंग क्या है, उसकी नस्ल क्या है ना, तो ये सारी कंडीशन देखते थे और उसके हिसाब से भर्ती करते थे, यानी हम कह सकते भेदभाव होता था। लेकिन इस एक्ट में क्या हुआ? इस एक्ट में ये बात कही गई, है ना, ये क्या कही गई कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने भी भारतीयों को भर्ती किया जाएगा, भारतीयों की बात हो रही, जितने भी भारतीयों को भर्ती किया जाएगा, है ना, उनसे कभी भी इन चीजों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। भेदभाव निषेध आ गया, प्रोहिबिशन आ गया, मना कर दिया गया कि आप भेदभाव नहीं करोगे, यानी कि सभी लोगों को समान रूप से बराबर मान के भर्ती किया जाएगा। ठीक है, ये कानून आ गया। लेकिन फिर क्या हुआ? इस कानून में एक समस्या आ गई कि आपको पता होगा, मैंने पिछली क्लास में बीओडी आपको पढ़ाया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध कर दिया था, है ना, विरोध किया। उन्होंने कहा नहीं भाई ये बात सही नहीं है, हम जैसे भर्ती करते आए ना, कैसे इन सब चीजों के आधार पर भर्ती करते आए, वही चीज को लागू बना रहने दो, है ना। तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपत्ति जताई तो इस प्रावधान को लागू नहीं किया गया, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, हालांकि इस एक्ट में आ गया था कि ये चीजें सही नहीं है, इनके आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी में अगर आप किसी इंसान को भर्ती करते हो ना, तो इनके आधार पर भर्ती करते हो तो गलत है, सबको बराबर मानो, समान मानो, है ना। तो ये बात लागू होने वाली थी, लेकिन बीओडी ने क्या किया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपत्ति जता दी, जिसकी वजह से इस प्रावधान को लागू नहीं किया गया। ये बात बच्चों सबको समझ में आई? आगे बढ़े। अब देखो क्या हुआ कि एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज हुई, और वो क्या हुआ, ठीक है, कि 1833 के एक्ट के तहत ही 1833 के एक्ट के तहत ही 1834 में 1834 में, है ना, लॉर्ड मैकाले, ये एक अंग्रेज था, बड़ा फेमस था, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में क्या हुआ कि पहले विधि आयोग का गठन कर दिया गया। पहले क्या? विधि आयोग,
ठीक है। अगर नीचे ना भी दिख रहा हो तो मैंने आपको बता दिया है कि 1834 में देखो एक्ट कौन सा था, 1833 का था। 1833 के एक्ट के तहत 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहले विधि आयोग का गठन किया गया। इसका मतलब क्या, देखो सब समझते हैं। ठीक है, विधि आयोग का क्या मतलब है, इस चीज को मैं आपको बताता हूं। देखो विधि मीन्स बच्चे क्या होता है, कानून होता है। कानून का मतलब लॉ, आयोग का मतलब कमीशन। तो लॉ कमीशन यानी कि एक ऐसी संस्था जो कानून बनाने का, कानून को रिव्यू करने का काम करती है। ये बात सबको समझ आई। तो हमारे देश में इससे पहले विधि आयोग नहीं हुआ करता था। विधि आयोग का एग्जैक्टली काम क्या है कि हमारे देश में पहले से जो भी कानून है ना, उसको समय समय पर रिव्यू करना, उसका एनालिसिस करना, अगर उसमें कोई चीज हटानी है, जोड़नी है, कुछ बदलाव लाने हैं, तो वो सारा काम किसका होता है, विधि आयोग का होता है। ठीक है, तो विधि आयोग की हम बात कर रहे हैं, लॉ कमीशन की बात कर रहे हैं। तो देश में पहला जो विधि आयोग है वो 1833 के एक्ट के तहत बनाया गया था। बना कब था, 1834 से बना था। और जब बना था तो उसका जो पहला अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया था, लॉर्ड मैकाले नाम के अंग्रेज को बनाया गया था। और लॉर्ड मैकाले जो था ना, इसे ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। ऐसा कहा जाता कि भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई ना, वो कहीं ना कहीं लॉर्ड मैकाले ही लेकर आया था। ये बात सबको समझ आ गई। तो ये बच्चे बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने आपको बताए हैं, है ना। एक बार मैं इनको दोबारा से आपको रिकैप करा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ, और इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले 1833 का चार्टर एक्ट आया। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार के अधिकार छीन लिए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार के अधिकार छीन लिए, किसने छीने, तो ब्रिटिश क्राउन, महारानी या ब्रिटेन की सरकार ने छीने। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी का काम क्या रह गया, भारत में सिर्फ शासन करना रह गया। ये बात समझ में आई। अच्छा, बंगाल का जो गवर्नर था उसे बंगाल का ही गवर्नर जनरल, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये बात समझ आई, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इसके तहत भारत में पहले जो गवर्नर जनरल हुए उनका नाम क्या हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ये भारत के पहले क्या थे, गवर्नर जनरल थे। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब जब क्या हुआ कि ये जब एक्ट पारित किया गया तो बॉम्बे और मद्रास की जो परिषद थी, जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे, उनकी जो परिषद थी, उनकी जो कैबिनेट थी, है ना, उससे विधि बनाने के अधिकार थे, कानून बनाने के अधिकार छीन लिए गए और किसे दे दिए गए, भारत के गवर्नर जनरल को दे दिए गए। ठीक है। अच्छा, दास प्रथा को खत्म कर दिया गया इस एक्ट के तहत, लेकिन खत्म हुई का वास्तव में 1843 में हुई। पूरे देश के लिए एक ही बजट बनाने का अधिकार भारत के गवर्नर जनरल को दे दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी में जन्म, धर्म, जाति, रंग, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया, लेकिन इस निषेध का विरोध कर दिया किसने, बीओडी ने। इस वजह से यह प्रावधान लागू नहीं हो सका। ठीक है। अब 1834 में क्या हुआ, 1833 के एक्ट के तहत 1834 में भारत के पहले विधि आयोग का गठन किया गया, और किसकी अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, है ना। और बाद में लॉर्ड मैकाले को क्या कहा गया, भारत में क्या, अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा गया। ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो, मैं आप ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 7 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे किसमें, 1833 का जो एक्ट है, 1833 का चार्टर एक्ट है। ये बात सबको समझ आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं किसमें, अगला है हमारा, ये एक्ट खत्म हो गया, अगला एक्ट है चार्टर एक्ट। ठीक है, 1853। ठीक है भाई, चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया, ध्यान समझना। इसमें सबसे पहले अगर हम पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल था, ध्यान समझना, गवर्नर जनरल। अच्छा, गवर्नर जनरल कौन, देश का। ठीक है, देश का जो, देखो देश में उस समय अंग्रेजों की तरफ से सबसे बड़ा पद था, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की हैसियत से काम करता था, इससे बड़ा कोई पद नहीं था अंग्रेजों की तरफ से। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, और परिषद जब भी मैं बोल रहा हूं इंग्लिश में इसको काउंसिल बोलेंगे, इसका मतलब है गवर्नर जनरल की जो कैबिनेट की टीम थी, मंत्रिमंडल था, लोगों का, मंत्रियों का समूह था, हम ये कह सकते हैं। तो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, है ना, उसकी विधायी, ठीक है, और प्रशासनिक शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया। प्रशासनिक, बात समझ आई, मैंने क्या बोला, या प्रशासनिक कार्य अलग कर दिए गए, हम कह सकते हैं। देखो यहां पे लिख देता हूं, विधायी कार्य और यहां पे प्रशासनिक कार्य। ठीक है, बात समझना। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि 1853 के एक्ट में जो पहली घटना हुई, जो पहला मेन फैक्ट था, वो क्या था, 1853 के एक्ट में बच्चे क्या था कि जो गवर्नर जनरल था, भारत का जो गवर्नर जनरल था, उसकी परिषद जो थी, उसकी परिषद के विधायी कार्य,
और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। अब इसका क्या मतलब मैं समझा देता हूं। देखो, गवर्नर जनरल की परिषद का मतलब है कि गवर्नर जनरल की जो टीम थी, जो कैबिनेट थी, जो मंत्रिमंडल था, ठीक है, उसकी बात हो रही है। और विधायी कार्य कौन से? जब भी कभी विधायी आ जाए ना, मतलब संसदीय कार्य। और संसद का काम क्या होता है? कानून बनाने का। यानी कि पहले क्या हो रहा था कि जो गवर्नर जनरल की परिषद होती थी, वो क्या इकट्ठे वही लोग, जो टीम में लोग हैं, वो लोग कानून भी बनाते थे और प्रशासनिक कार्य भी करते थे। प्रशासनिक कार्य का मतलब क्या होता है? प्रशासन करना, शासन प्रशासन करना, संभालना, रूल करना, ठीक है, तो वही लोग करते थे। लेकिन हुआ क्या कि इस एक्ट के तहत कुछ लोगों को और शामिल किया गया और दो टीम बना दी गई, है ना। एक टीम का काम क्या था? परिषद के अंदर ही दो टीम बना दी गई। एक टीम का काम था विधायी कार्यों को देखना, यानी कि कानून बनाने का काम देखना, और दूसरी टीम का काम क्या था? प्रशासनिक कामों को संभालना, यानी कि शासन व्यवस्था देखना, ठीक है। ये बात कही गई थी यहाँ पे। तो किसी बच्चों की समस्या तो बताओ, आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें क्या फैक्ट था? अगला जो फैक्ट है वो है बच्चे, ठीक है, वो है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर, प्रतियोगी, ठीक है, परीक्षाओं के आधार पर, प्रतियोगी परीक्षाएं कौन सी होती हैं? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात हो रही है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती, ठीक है। अब इसको बड़ा ध्यान समझेंगे। देखो हुआ क्या, इस एक्ट में ये दूसरी जो बात रहेगी वो क्या थी कि प्रतियोगी परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा कौन सी थी? जो इस समय आप तैयारी कर रहे हो, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, और उसी की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर, प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी में कर्मचारियों की भर्ती करना। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि पुराने जमाने में क्या होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भर्ती किए जाते थे लोग, जो भारतीयों को भर्ती करते थे, वो देख सुन के करते थे, है ना। कैसे? है ना, कि जैसे मैंने बताया ना कि जैसे जाति, धर्म, रंग, जन्म स्थान, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव करते थे, है ना। अंग्रेजों को लगा कि भाई ये वाला देखने में अच्छा लग रहा है, इसको भर्ती कर लिया। अच्छा, ये वाला इस इलाके का, चलो भर्ती कर लिया। तुम इस इलाके को, तुम्हें भर्ती नहीं करेंगे, ठीक है। तुम देखने में अच्छे लग रहे हो, तुम्हें भर्ती कर लेंगे। तुम देखने में खराब लग रहे हो, तुम्हें नहीं करेंगे। तो ये भेदभाव चलता था। लेकिन इन सबसे मुक्ति दिलाई इस एक्ट ने। किसने? यहाँ पे देखेंगे 1853 का एक्ट, ठीक है, चार्टर एक्ट 1853। इस एक्ट में क्या प्रावधान आया कि अब ये सब चीजें नहीं देखी जाएंगी, सिर्फ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कराओगे, प्रतियोगी परीक्षाएं कराएंगे, और उसमें जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी दे दी जाएगी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस समय जो हम सरकारी नौकरी जब तैयारी करते हैं और जो आप एग्जाम देते हो ना, तो उस एग्जाम की जो शुरुआत है, जो कंपटीशन की शुरुआत है, वो 1853 के एक्ट के तहत ही हुई थी, और यहाँ पे ये साफ साफ मैंने आपको बताया, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से आज हमने जो कवर किया है, ठीक है, वो कितने एक्ट कर लिए हैं? दो एक्ट, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853 का। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारे एक्ट हैं, अगर इकट्ठे आपको कराऊंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए छोटे छोटे लेक्चर बना रहा हूं ताकि आप एक एक करके सारे लेक्चर को समझ पाए, ठीक है ना। तो आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में मैंने आपको दो एक्ट को कवर किया है, और अगली जो क्लास होगी, है ना, उस क्लास को, अगली जो क्लास होगी उस क्लास में मैं क्या करूंगा, उस क्लास में, है ना, मैं आपको इसके आगे के जो एक्ट है वो बताऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। चलो एक और यहाँ पे लास्ट में मैं जाते जाते ना एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। एक काम क्या करो, मैं आपकी नॉलेज चेक करने के लिए आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है, हर लेक्चर में कोशिश करूंगा, इससे पता चलेगा कि आपने पिछली क्लास में कितना पढ़ा है। तो आज के लिए एक क्वेश्चन है बच्चे आपके लिए, ठीक है, वो ये है कि मैंने आपको पिछले कुछ एक्ट पढ़ाए थे, अगर आपको याद होंगे, तो आपको एक छोटा सा आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, क्या कि वो कौन सा एक्ट था जिसमें बीओडी और बीओसी को अलग अलग किया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अलग अलग किया गया था। ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। तो इस मैंने फिर से मैंने कहा था बीओडी और बीओसी को किस एक्ट के तहत अलग किया गया था, उस एक्ट का नाम आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है, अगर आपको पता है तो आज की जो क्लास है इसको मैं यही रखता हूं। अगर क्लास अच्छी लगी हो ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इतनी बस हमारी इस हेल्प और सपोर्ट करें, इतना ही आपसे चाहिए। बाकी तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट घर पे जबरदस्त क्लास दे ही रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं जल्दी ही अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।